नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए वो सभी जानकारी लेकर आते हैं जो कि बेहद ज़रूरी होती हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कृषि के क्षेत्र में नित नए अनुसंधान करते रहते हैं, जिसका सीधा संबंध आपसे होता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबरें खेती की। सस्ते डीजल से होंगे कृषि जींस भी सस्ते, गन्ने के दाम बढ़ाने की पेशकश, कम पैदावार से चाय के दामों में बढ़ोतरी और यूरोपीय संघ को रेशम कीटों के निर्यात की शर्तें। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता निर्वाण और अब खबरें विस्तार से। डीजल को नियंत्रण मुक्त करने के सरकारी फैसले के बाद उसके दामों में जो कटौती की गई है, उसका सीधा असर कृषि जिंसों पर पड़ सकता है। डीजल के दाम कम करने के सरकारी फैसले के बाद कृषि जिंसों की कीमतों में गिरावट आ सकती है। परिवहन खर्च कम होने से इन जिंसों में करीब 5% तक गिरावट आ सकती है। सरकार के निर्णय के बाद डीजल की कीमतों में 3.37 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। डीजल की कीमतें घटने से कृषि जिंसों की परिवहन लागत में कम से कम 5% कमी आ सकती है। इससे डीजल जेनसेट पर आधारित कृषि जिंसों की उत्पादन लागत में खासी कमी आ सकती है। वायदा बाजार में तो जिंसों की कीमतों में नरमी का रुख दिखने लगा है। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर फरवरी 2015 को आपूर्ति वाले गेहूं का भाव 2.8% घटकर 1,591 रुपए प्रति क्विंटल रह गया है। इसी प्रकार चना, चीनी इत्यादि और भी उत्पादों के दामों में नरमी का रुख देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किसानों ने इस वर्ष 2014-15 के लिए कृषि लागत में बढ़ोतरी के कारण गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में बढ़ोतरी की मांग की है। उत्तर प्रदेश के किसानों में इस वर्ष कृषि लागत में बढ़ोतरी के कारण गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 25% की बढ़ोतरी के साथ 350 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। ये मांग गन्ना मूल्य निर्धारण उप समिति की अगुवाई कर रहे गन्ना आयुक्त के सामने उठाई गई। समिति की बैठक में किसानों, गन्ना समितियों, चीनी मिलों, शोध संस्थानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सरकार हर साल विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद राज्य परामर्श मूल्य निर्धारण करती है। एसएपी मिलों द्वारा किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम गन्ना मूल्य है और ये केंद्र के उचित एवं लाभकारी मूल्य से ज्यादा होता है। अगले कुछ महीनों के दौरान कम उपलब्धता के कारण चाय की कीमतों में 9 से 10% की बढ़ोतरी की संभावना है। चाय बोर्ड के अनुसार अगस्त 2014 तक के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उत्तर भारत, जिसमें असम और पश्चिम बंगाल शामिल है, में इस साल 54,365 करोड़ किलोग्राम चाय की पैदावार हुई, जबकि बीते साल समान अवधि में 56,165 करोड़ किलोग्राम चाय की पैदावार हुई थी। इंडियन टी एसोसिएशन के अनुसार अगस्त में फसल अच्छी रही, लेकिन सितंबर में पैदावार कम रही। उत्तर भारत में अगस्त के दौरान 14,517 किलोग्राम चाय की पैदावार हुई थी, जो बीते साल के 14,083 किलोग्राम के आंकड़ों से ज्यादा रही है। हालांकि आने वाले महीनों में सुधार की संभावना नहीं है। इसके साथ ही आगे कीमतों में भी तेजी देखने को मिलेगी। ये तेजी 9 से 10% बढ़त के साथ हो सकती है। यूरोपीय संघ को रेशम के कीटों के निर्यात के लिए रसायन एवं सहयोगी उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी मंजूरी प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ये बात कही गई है कि यूरोपीय संघ को रेशम कीटों के निर्यात के लिए रसायन एवं सहयोगी उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद से मंजूरी प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। यूरोपीय संघ को सूखे रेशम के कीड़ों के होने वाले निर्यात की शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार निर्यात मंजूरी प्रमाण पत्र कैप्सिकल खेप के हिसाब से जारी किया जाएगा, जिसमें निर्यातक का नाम,
पता, पंजीकृत संयंत्र का पता, निर्यात का आईसी नंबर, गुणवत्ता, लदान, बंदरगाह, गंतव्य शामिल है। निर्यात होने के बाद निर्यातक खरीदार को खेप के हिसाब से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। खेती किसानी में मौसम की भूमिका बहुत अहम है। किसानों के लिए मौसम की जानकारी का होना जहां किसानों को लाभ पहुंचाता है, वहीं प्रतिकूल मौसम में क्या क्या सावधानियां बरतनी है यह भी सिखाता है। इसलिए हम हमेशा अपने कार्यक्रम में आपको देते हैं मौसम की पूर्व जानकारी और उसके अनुरूप कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहेगा। हिमाचल के अधिकतर भागों में बादल छाए रहेंगे। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहेंगे और कुछ भागों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की पकने वाली फसल की कटाई से 2 सप्ताह पूर्व सिंचाई बंद कर दें। कटाई के बाद फसल को 2 से 3 दिन सुखा लें। और अब कुछ खबरें कमोडिटी के क्षेत्र से। आज की कमोडिटी में मोटे अनाज के क्षेत्र में गेहूं, चावल और मक्का त्योहारी मांग से मजबूत रहे। वहीं खाद्य तेलों में सरसों, सोयाबीन, बिनौला तेल के दामों में तेजी देखी गई। मेवों में बादाम, काजू में तेजी का रुख रहा। वहीं दलहन के क्षेत्र में मूंग, उड़द, मसूर, चना में मंदी का रुख रहा। बाकी जिन्सों का मिला जुला रुख रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ये तो आप जानते ही हैं कि गेहूं ऐसा खाद्यान्न है जिसकी खपत भारत में बहुतायत में होती है और इसकी भरपाई करने के लिए किसान भाइयों आप बहुत सी किस्मों का चुनाव करते हैं। चूंकि ये समय है गेहूं की बुआई का, तो कौन कौन सी किस्मों का चुनाव आप करके अपने खेतों में बेहतर फसल ले सकते हैं, आइए देखते हैं अपने इस कार्यक्रम से। धान के बाद गेहूं देश की दूसरी प्रमुख खाद्य फसल है, जो खाद्यान्न उत्पादन में करीब 40% तक का योगदान देती है। समुद्र तल से लेकर हिमालय की 3,500 मीटर तक की ऊंचाई पर गेहूं की अलग अलग किस्में हैं, जो विभिन्न भारतीय जलवायु में बोई जाती हैं। पिछले कुछ समय से मौसम में बदलाव के कारण और रोगों के बढ़ते प्रकोप के कारण गेहूं की कुछ पारंपरिक किस्में उपयोग से बाहर हो गई हैं, लेकिन कई नई और उन्नत किस्में आज मौजूद हैं, जिनसे बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है। रबी की प्रमुख फसलों में से एक गेहूं की बुआई का समय काफी नजदीक आ गया है। ऐसे में आवश्यक है कि बुआई से जुड़ी बारीकियों के साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्मों के बारे में जानकारी भी ले ली जाए। किसान भाइयों, आजकल रबी का सीज़न शुरू होने वाला है। आजकल सारे किसान अपने अपने खेतों में जुताई करके तैयारी कर रहे हैं गेहूं की बुआई के लिए। तो गेहूं की बुआई के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमने देश को
चार जो मैदानी भाग हैं उनको चार प्रमुख जोन्स में यानी क्षेत्रों में बांटा है। इन क्षेत्रों में सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वह है उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग यानी नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन। इस क्षेत्र के में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के ज़िले आते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो किस्में प्रचलित रही हैं पूर्व में वह थी PBW 343, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें पीला रतुआ आने के कारण यह किस्म अब अच्छी पैदावार नहीं देती है, जिसके चलते अब किसान लोग नई किस्मों की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं। नई किस्में हमारे पास कई हैं। हमने इधर विगत कई वर्षों में नवीन किस्मों का इजाद किया है। इन नवीन किस्मों में DPW 621-50, HD 2967 और पिछले वर्ष 2 किस्में नई निकली हैं 2013 में, DBW 88 और HD 3086। तो इन सब किस्मों को बुआई आप लोग कब करेंगे? यह सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि गेहूं की बुआई मौसम के अनुकूल ही करनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में आपने पहले देखा होगा कि गेहूं को अगेती बुआई कर देने से पैदावार में नुकसान हुआ। अब अगेती बुआई हम लोग मौसम को देखकर ही करें। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि जब तापमान 22 डिग्री के आसपास रहता है तब गेहूं की बुआई मतलब दिन और रात का तापमान जो मध्य तापमान होता है उसका एवरेज टेम्परेचर अगर 22 डिग्री के आसपास रहता है तब मानते हैं कि गेहूं का बुआई का उचित समय आ गया। और लेकिन उसमें प्रमुख ध्यान बात दें कि वैरायटीज़ का चयन, जो प्रजातियां लगाने जा रहे हैं किसान भाई, उनका चयन अच्छी तरह से करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वह किस वैरायटी को किस तरह के क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं। हमारे पश्चिमी मैदानी भाग में जहाँ पर वैरायटीज़ हमको लगानी पहले थे, DBW 17 भी थी, PBW 550 भी थी, इन सब का क्षेत्रफल घट रहा है। नवीन किस्में धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जिसमें से HD 2967 2967 सबसे ज़्यादा रकबा पिछले वर्ष उसमें मिला था और पैदावार भी अच्छी हुई है। तो जो नवीन किस्में हैं DBW 88 और HD 3086, इस क्षेत्र को अगर आप बुआई कब करेंगे, मैं कहूँगा कि इस साल के अनुसार अगर आप उसको अगेती बुआई में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेती मतलब हुआ कि अक्टूबर का आखिरी सप्ताह या नवंबर के फर्स्ट वीक में आप इन सब की किस्मों की बुआई कर सकते हैं। ऐसे और किसी और अन्य किस्म का बुआई इसके अलावा अगर उसमें अगेती में ना करें। वैसे अगर आपको PBW 550 बुआई करनी है तो उसका बुआई का समय होता है नवंबर का दूसरा सप्ताह। ऐसे DBW 17 बुआई करनी है तो उसका बढ़िया समय है नवंबर का दूसरा सप्ताह, यानी कि 10 नवंबर के बाद से DBW 17 और PBW 550 की बुआई कर सकते हैं। किसानों के पास अगर पुराना बीज है, उनके पास नवीन किस्म का बीज उपलब्ध नहीं है, तो वह अगर PBW 502 लगाते हैं, PBW 343 रखते हैं, तो इन किस्मों में क्योंकि पीला रतुआ अधिक आता है, इसलिए मैं सलाह दूंगा कि किसान भाई लोग इन किस्मों को अपने क्षेत्रों में न लगाएं, क्योंकि इसमें पैदावार कम हो रही है और उसको तैयार करने में, उनको प्रोटेक्शन देने में, उनको वहाँ स्प्रे करने में काफ़ी खर्चीला हो रहा है। तो अच्छी किस्में नवीन किसान भाई ध्यान रख लीजिए कि इस समय के लिए सिंचित अवस्था में DBW 88 और HD 3086 इन 2 किस्मों को बीज जहां अगर आपको उपलब्ध होता है। और एक और किस्म है हिसार की WH 1105। तो किसान भाइयों, WH 1105 हिसार विश्वविद्यालय द्वारा, कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है और यह रतुआ रोग प्रतिरोधी है, यानी इसमें पीला रतुआ येलो रस्ट नहीं आता है। तो ये सब तीनों किस्में को किसान भाई लगाएं। 1105 के बीज खूब मात्रा में मिल रहा है। किसान भाई जहाँ भी अगर उनको मिलता है उसको सीड लगाएं और उच्च गुणवत्ता वाला बीज ही लगाएं, पुराना बीज, मिलावटी बीज न लगाएं। और एक और बात ध्यान देने की बात है
कि मैं ये बात कर रहा था कि जब जहाँ पर हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन इस अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर या कम पानी की व्यवस्था है, उसके लिए भी नवीन किस्में आ गई हैं। पहले आप लोग किसान भाई लोग C306 को लगाते थे, लेकिन C306 को बार बार लगा देने से अच्छी पैदावार उसमें नहीं आ रही है, उसमें और भी उसमें रस्टला आता है, डिजीज़ हो रही है, पैदावार कम होती है। तो किसान भाई जो नवीन किस्में हैं इस अवस्था के लिए WH 1080 और PBW 644 और एक नवीन किस्म आ गई है PBW 660। ये तो सिंचित अवस्था के लिए है। अगर आपके पास कम पानी की व्यवस्था है, मानी 1 या 2 पानी ही की आपके पास व्यवस्था है, तो उसके लिए किस्म है SD 3043 3043। यह है दिल्ली पूसा इंस्टीट्यूट की वैरायटी है। इन सब वैरायटीज़ को आप लगा करके सामान्य समय पर यानी नवंबर के मध्य तक इन किस्मों की बुआई करेंगे, तब आपको अच्छी पैदावार समय से प्राप्त हो जाएगी। हमारे पूर्व के भारत के जो राज्य हैं, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और आसाम के मैदानी भाग, जिनको गेहूं के उत्पादन के अवस्था में हम नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन यानी पूर्वी क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, उसकी जो किस्में हैं समय से बुआई के लिए, उनके बारे में बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग जानें कि हम सिंचित अवस्था में कौन कौन सी किस्में इस समय लगा सकते हैं। और मैं पुरानी किस्मों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए जो नवीन किस्में हैं उन्हीं का प्रयोग करें। आप नवीन किस्में का मैं नाम गिनाता हूँ और इनका बीज अच्छी मात्रा में बाज़ार में उपलब्ध है। आपके पास किसान भाइयों PBW 343 का बीज, क्योंकि अब उसकी जो अनुशंसा है वह पूरे मैदानी भाग में है, इस कारण से वह आपके क्षेत्र के लिए भी अनुकूल है। जैसे पुरानी एक किस्म है SD 2733 और उसके बाद एक अच्छी किस्में आई है SD 2824 पूर्वा नाम से। DWR द्वारा विकसित कई किस्में हैं, उनमें से CBW 38 और DBW 39। असिंचित अवस्था हेतु जो वैरायटीज़ हैं उनके में आपके पास C306 पुराने किस्में है और K 8027 किस्म है, लेकिन उससे बढ़िया उचित पैदावार देने वाली किस्म है दिल्ली की किस्म है SD 2888, मतलब कि 2888 HD 2888। ये वैरायटी ये वैरायटी जो है असिंचित अवस्था हेतु इस क्षेत्रों के लिए है। और इनका बुआई का समय अपना ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों, हम कहते हैं कि मध्य नवंबर तक, यानी कि प्रथम सप्ताह के बाद या 10 से 25 नवंबर के बीच में आप इसकी अवश्य बुआई कर दें। किसान भाइयों, जो देश के मध्य भाग हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान के जो ज़िले हैं, इनमें जो किसान भाई गेहूं लगाते हैं उसके लिए जो उचित किस्में हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आप लोग लोक 1 या लोक 1 की जो किस नाम की किस्म सबसे पहले ज़्यादा प्रचलित वहाँ पर है, किसान भाई इसी को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि नई वैरायटीज़ भी आ गई हैं जिनकी उपज क्षमता ज़्यादा है, जिसमें रोग रोधिता है, उसमें रस्ट बिल्कुल नहीं आता, डिजीज़ नहीं आता है। उसको मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, अनुशंसा करूँगा कि आप लोग उन वैरायटीज़ को ही लगाएं। उनमें वैरायटीज़ में है सामान्य अवस्था में, यानी कि नवंबर के प्रथम पखवाड़े में सिंचित अवस्था में, उसमें सबसे बढ़िया किस्म है GW 322। इसके बाद दूसरी किस्म है GW 366 और फिर नवीन किस्म है HI 1544। ये 3 किस्में ऐसी हैं जिनको आप लोक 1 के स्थान पर लगाएं तो अधिक पैदावार मिलेगी। और सिंचित अवस्था के अलावा असिंचित अवस्था में अगर आप लगाते हैं किसान भाइयों, तो उसके लिए बढ़िया किस्में आपके पास कई हैं। उसमें आपने अब तक लगाते थे C306 लगाते थे, अमर लगाते थे, SW 2004 लगाते थे। इन सब को आप न लगा करके
आप नवीन किस्म लगाइए MP 3288। ये अच्छी किस्म है। और कठिया गेहूं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो कठिया गेहूं आपके जो मध्य भारत में खास करके MP में कठिया गेहूं की पैदावार अच्छी मिलती है और जिसकी उपज क्षमता भी अच्छी है। वहाँ का गेहूं बड़ा बढ़िया अच्छा होता है, जिसका अच्छा मार्केट वैल्यू मिलता है किसान भाइयों। तो जो मालव शक्ति वहाँ की वैरायटीज़ है, इंदौर की वैरायटी HI 8498, इसको आप लोग किसान भाई लगाएं। लेकिन इसके बाद भी अच्छी किस्में भी आ गई हैं, जैसे मैं नाम गिनाऊंगा। ये MPO 1215, इसको किस्म लगाइए। और एक और नई किस्म आ गई इंदौर से HI 8713 8713, इस किस्म को लगाएं किसान भाइयों। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यानी जहाँ पर पठारी क्षेत्र ज़्यादा है, खास करके कर्नाटक और महाराष्ट्र के जो किसान भाई आप लोग हैं, आप सब लोग भी पुरानी किस्में लोक 1 या SD 2189 को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी अनुशंसा तो आप लोग काफ़ी समय से लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अनुशंसा करूंगा कि इनके स्थान पर दूसरी किस्में जो अभी नवीन किस्में हैं उनको लगाएं, ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी। जैसे समय से बुआई के लिए आप लोग किस्में लगा सकते हैं MACS 6222। और इसके अलावा जो पुरानी एक आध किस्में और भी हैं, जैसे निफाड की वैरायटी है NIAW 917, और इनको भी आप लगा सकते हैं। और वहाँ की धारवाड़ की किस्म है, कर्नाटक धारवाड़ की किस्म है UAS 428। इन सब को किस्मों को किसान भाई आप लोग लगाएं तो आपको इन सब से फ़ायदा होगा। और कठिया गेहूं की आपकी जो किस्में हैं DDK 1025 और 1029, DDK 1025, DDK 1029 ये किस्म है। और पूना की एक और किस्म है MACS 2971। तो इन तीनों किस्मों को आप लगाएं। एक नवीन किस्म पिछले वर्ष विकसित और हुई है खपली गेहूं की। खपली गेहूं में HW 1098 1098, तो इस किस्म को भी खपली गेहूं लगाएं तो अच्छी पैदावार मिलेगी। और इसमें से उपज क्षमता और उसके दाने बहुत ही सुंदर हैं। डाइकोकम इसको बोलते हैं हम लोग, खपली गेहूं को डाइकोकम अंग्रेजी में आपने सुना होगा। और ड्यूरम होता है कठिया गेहूं। तो कठिया गेहूं के ड्यूरम की वैरायटीज़ यहाँ पर पेनिनसुलर जोन के लिए AKDW 2967-16 और NIDW 1415, इसको किस्म लगाएं तो किसान भाइयों आपको फ़ायदा जरूर होगा। वैज्ञानिक विधि से गेहूं की खेती से लागत में भी कमी आती है और पैदावार भी अधिक होती है। सही किस्म, प्रमाणिक विक्रेता से बीज खरीद, बीज उपचार और सही मात्रा में खाद ही गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने में अहम है। और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि अन्न उत्पादन में किसी प्रकार की कमी न आए। इसके लिए किसानों को जागरूक होना बेहद आवश्यक है। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। किसान भाइयों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक उसी तरीके से हमारे कार्यक्रम में दी गई जानकारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है, जिसको अपनाकर आप अपनी खेती को दिन दूना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं। कल के कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।